गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग कक्षा 11 फिजिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें हम पहला यूनिट पढ़ेंगे। यूनिट फर्स्ट है भौतिक जगत, ठीक है, तथा मापन। तो इसमें आज हम लोग भौतिक जगत के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले आपको विज्ञान के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि भौतिक विज्ञान विज्ञान का एक भाग है, ठीक है। विज्ञान का क्षेत्र बहुत व्यापक है, ठीक है, जिसमें भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान, अनेक तरह के विज्ञान होते हैं। उनको अध्ययन करने के लिए अलग अलग भागों में क्या किया गया है, डिवाइड किया गया है। तो सभी का क्षेत्र बहुत व्यापक है, चाहे वो भौतिक विज्ञान हो, चाहे रसायन विज्ञान हो, चाहे जीव विज्ञान हो, सभी का क्षेत्र व्यापक होने के कारण इसको क्या किया गया, अलग अलग भागों में डिवाइड कर दिया गया, ठीक है। तो भौतिक जगत चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसमें आपको पहले पढ़ना है विज्ञान। विज्ञान के बारे में जानते हैं। विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। अगर इसका हम संधि विच्छेद करें, जैसे विज्ञान है, तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करें तो वि धन क्या होगा, ज्ञान। वि का मतलब होगा विशेष और ज्ञान मतलब जानकारी करना। तो इसका मतलब क्या हुआ, विशेष जानकारी करना ही क्या है, विज्ञान है, ठीक है। वो जानकारी कैसी होनी चाहिए, वो सिस्टमेटिक होनी चाहिए, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध होना चाहिए। तो ऐसे ज्ञान को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। क्योंकि पिछली कक्षाओं में आपको बताया गया होगा, आपको परिभाषा बताया गया होगा, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं, ठीक है। और विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, साइंस कहा जाता है, ठीक है। साइंस शब्द जो है, विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। साइंस शब्द की उत्पत्ति जो हुई है, लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से हुई है। सिंटिया का अर्थ होता है जानना, ठीक है। सिंटिया का अर्थ क्या होता है, जानना, ठीक है। तो विज्ञान की जो परिभाषा दिया गया है वो क्या है, सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध अध्ययन को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और इसमें आप जानते ही हैं कि आधुनिक युग जो है विज्ञान का युग है। कोई भी व्यक्ति विज्ञान से अछूता नहीं है, ठीक है। तो आधुनिक युग विज्ञान का युग है। विज्ञान शब्द जो है दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विधन ज्ञान। वि का मतलब विशेष, ज्ञान मतलब जानकारी करना, अर्थात विशेष जानकारी करना, अर्थात किसी विषय वस्तु के बारे में जो हम अपने चारों ओर देखते हैं, तो जो हमारे प्रकृति में घटनाएं घटती हैं या किसी विषय वस्तु के बारे में हम देखते हैं, ठीक है। तो हमारे अपने परिवेश में हम जो भी देखते हैं, उसी के आधार पर हम उसका क्या करते हैं, खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो हम सिंपली भाषा में क्या कह सकते हैं कि हम अपने परिवेश में या अपने परिवेश के चारों तरफ जो भी देखते हैं, तो उनका उसी के आधार पर खोज करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं या भविष्यवाणी करना ही क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो हम अपने परिवेश में जो भी देखते हैं, उसी के आधार पर खोज करना, उसी के आधार पर खोज करना, प्रयोग करना या भविष्यवाणी करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। तो कोई भी घटना घटित होती है या हम किसी भी विषय वस्तु को देखते हैं, तो उसके बारे में ये मानो कि ये प्रवृत्ति है कि वो जिज्ञासु होता है कि ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, किसके कारण हो रहा है ना। तो इन सब के बारे में जानने की इच्छा होती है। तो उसी के आधार को क्या करता है, खोज करता है, ठीक है, और सतत प्रेक्षण करता है, प्रयोग करता है और उसके बारे में काफी जानकारी प्राप्त करता है। तो आइए देखते हैं। तो विज्ञान को कई तरह से डिफाइन किया गया है। तो एक तो सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। और प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं, कि प्राकृतिक घटनाओं को विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए, प्रकृति में कोई भी घटना घटती है या प्राकृतिक घटना घटती है, जैसे प्राकृतिक घटना, जैसे तमाम घटनाएं प्रकृति में होती हैं, भूकंप का आना, आंधी आना, ठीक है, बादल का बनना, सूर्य का उदय होना, अस्त होना, ठीक है। तो एक और ऋतुओं का परिवर्तन, ये अनेक ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनके बारे में मानो हमेशा क्या होता है, जिज्ञासु रहा है और उसको देखता है, प्रेक्षण करता, प्रयोग करता है, ठीक है, और उसके बारे में अधिक से अधिक
जानकारी करता है, उन्हीं जानकारियों को क्या किया जाए, सुव्यवस्थित कर दिया जाए, सुसंगठित कर दिया जाए, क्रमबद्ध रूप से हम उसका अध्ययन करें, तो इसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो प्राकृतिक घटनाओं को विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए, विस्तृत घटनाओं को या प्राकृतिक घटनाओं को विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। हमारे प्रकृति में जो घटनाएं घटती हैं उसको विस्तृत और गहनता से समझने के लिए किया गया सुव्यवस्थित ज्ञान क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। ठीक है। और इसी तरह इसको और इसी तरह डिवाइड किया जा सकता है, किसी विषय वस्तु की जानकारी करना, कोई विषय वस्तु है तो उसके बारे में जानकारी करना, जानकारी को सही तरीके से लागू करना, उस जानकारी को सही तरीके से लागू करना एवं वस्तु का सही अवलोकन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, अर्थात विज्ञान है। इसी तरह हम क्या करते हैं कि प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने, प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से जो हमें ज्ञान प्राप्त होता है, उस ज्ञान के आधार पर उस वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने या गुणों का अध्ययन करने को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। तो विज्ञान को किसी तरह से आप डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन वो कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित होना चाहिए, और कैसा होना चाहिए, क्रमबद्ध होना चाहिए, सिस्टमेटिक होना चाहिए। ठीक है। तो हम अपने परिवेश में जो भी देखते हैं उसी के आधार पर उसका क्या करते हैं, खोज करते हैं, प्रयोग करते हैं या भविष्यवाणी करते हैं, और इसी को हम क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। ठीक है। और विज्ञान सदैव क्या होता है, गतिशील होता है। विज्ञान क्या होता है, सदैव गतिशील है, और विज्ञान में कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है। विज्ञान में कोई भी सिद्धांत जो होता है वो अंतिम नहीं होता है, और विज्ञान सदैव क्या होता है, गतिशील है। ठीक है। सदैव गतिशील है, इसका मतलब क्या हुआ कि हम जैसे जैसे खोज करते जाएंगे कुछ नई नई चीजें हमें ज्ञात होती जाती हैं, तो कह सकते हैं कि विज्ञान क्या है, गतिशील है, और इसमें कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं है, इसमें कोई भी सिद्धांत अंतिम नहीं होता है। तो ये तो विज्ञान के बारे में था। तो एक बार पुनः रिपीट करा दिया जा रहा है कि विज्ञान दो शब्दों से मिलकर बना हुआ, वि और ज्ञान। वि का मतलब विशेष हुआ, ज्ञान का मतलब जानकारी करना, अर्थात किसी विषय वस्तु के बारे में विशेष जानकारी करना क्या होता है, विज्ञान कहलाता है। वो विशेष जानकारी कैसा होना चाहिए, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध होना चाहिए, अर्थात उसका अध्ययन हम कैसे करते हैं, क्रमबद्ध तरीके से करते हैं। ठीक है। विज्ञान को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। और साइंस शब्द जो है लैटिन भाषा के शब्द सिंटिया से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, जानना। ठीक है। तो मानव का ये स्वभाव है, मानव का ये गुण है, किसी विषय वस्तु या कह सकते हैं मानव की ये जिज्ञासा होती है अपने चारों ओर के परिवेश के बारे में अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त करना। ठीक है। तो मानव ने लगातार प्रेक्षण करके, प्रयोग करके या अध्ययन करके काफी जानकारी क्या कर ली है, प्राप्त कर ली है। तो सुव्यवस्थित, सुसंगठित, क्रमबद्ध ज्ञान को ही क्या कहते हैं, विज्ञान कहते हैं। प्राकृतिक घटनाओं को विस्तृत एवं गहनता से समझने के लिए किए गए सुव्यवस्थित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी विषय वस्तु की जानकारी करना, जानकारी को सही तरीके से लागू करना एवं वस्तु का सही अवलोकन करना विज्ञान है। प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं के क्रमबद्ध अध्ययन से ज्ञान प्राप्त करने और उस ज्ञान के आधार पर वस्तु की प्रकृति और व्यवहार जैसे गुणों का पता लगाने को विज्ञान कहते हैं। एक और डिफिनेशन आप दे सकते हैं कि हमारे परिवेश के चारों ओर, हम अपने परिवेश में जो भी देखते हैं, हम अपने परिवेश में जो भी देखते हैं, ठीक है, हम अपने परिवेश में जो भी देखते हैं उसी के आधार पर खोज करना, उसी के आधार पर खोज करना, प्रयोग करना
प्रयोग करना, भविष्यवाणी करना, प्रयोग करना या भविष्यवाणी करना, भविष्यवाणी करना विज्ञान। तो जब हम अपने परिवेश में अपने चारों ओर किसी विषय वस्तु को देखते हैं कि उसमें ये घटनाएं कैसे होती हैं, ठीक है, तो उसके बारे में खोज करना। जैसे अनेक घटनाएं हैं, हम सिंपली ले रहे हैं, जैसे बल्ब है, बल्ब जब स्विच ऑन किया जाता है तो बल्ब जलने लगता है, स्विच ऑफ किया जाता है बल्ब बुझ जाता है। तो जब हम उसको देखते हैं तो हमारे दिमाग में ये आता है कि बल्ब कैसे जलता है। तो जब हम खोज करते हैं तो ये पता लगता है कि स्विच ऑन करने पर बल्ब जलने लगता है, स्विच ऑफ करने बल्ब बुझ जाता है, ठीक है। अब हमारे दिमाग में प्रश्न आ रहा है कि स्विच ऑन करने पर बल्ब क्यों जलने लगता है, ठीक है। तो स्विच जब प्रयोग किए, खोज किए, तो ये पता लगा कि जब हम स्विच ऑन करते हैं तो वैद्युत परिपथ पूरा हो जाता है, जिससे विद्युत धारा बहने लगती है और बल्ब जलने लगता है। अब हमारे दिमाग में सवाल उठता है विद्युत धारा क्या होता है ना। तो जब ये प्रयोग किया गया तो ये पता लगा आवेश प्रवाह की दर को क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो ये क्रमबद्ध तरीके से जानकारी प्राप्त करना, उसका अध्ययन करना क्या कहलाता है, विज्ञान कहलाता है, ठीक है। तो विज्ञान आप समझ गए होंगे। अब इसके आगे है, आ जा रही है भौतिकी पे। भौतिकी, भौतिकी भौतिकी को अंग्रेजी में कहते हैं फिजिक्स। अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। भौतिकी को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, फिजिक्स। फिजिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है। ग्रीक भाषा के शब्द या यूनानी भाषा भी कह सकते हैं, ग्रीक भाषा के शब्द फ्यूसिस से बना हुआ है। फ्यूसिस, FUSIS, ठीक। और फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है, प्रकृति। तो भौतिकी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करते हैं, प्रकृति का अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है कि भौतिक विज्ञान वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन करते हैं, ठीक है। प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का क्या किया जाता है, वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो प्रारंभ में भौतिकी को प्राकृतिक विज्ञान भी कहते थे। भौतिकी को क्या कहा जाता है, प्राकृतिक विज्ञान। प्रारंभ में भौतिकी को क्या कहते थे, प्राकृतिक विज्ञान कहते हैं। कि भौतिकी शब्द जो है, भौतिकी शब्द को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, फिजिक्स कहते हैं। और फिजिक्स शब्द जो है वो ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति। अर्थात भौतिकी के अंतर्गत हम क्या करते हैं, प्रकृति या उसमें होने वाली विभिन्न घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि भौतिकी वह विज्ञान है, भौतिकी वह विज्ञान है, भौतिकी वह विज्ञान है जिसमें वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत प्रकृति अथवा प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन किया जाता है, प्रकृति व प्राकृतिक घटनाओं का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, ठीक। अब जैसे उदाहरण के एग्जाम्पल,
उदाहरण जैसे प्राकृतिक घटनाएं, जैसे सूर्य का उदय होना या अस्त होना, सूर्य का उदय या अस्त होना, ठीक है, सूर्य का उदय या अस्त होना, ऋतुओं का बदलना, ऋतुओं का बदलना, मौसम परिवर्तन भी कह सकते हैं, बादलों का बनना, बादलों का बनना, ये सब प्राकृतिक घटना है, ठीक है। वर्षा का होना, वर्षा का होना, कोहरा होना, ठीक है, ओला पड़ना, ठीक है, आंधी चलना, आंधी चलना, ठीक है। इसी तरह कोयला जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होना, कोयला जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होना, कोयला जलाने से ऊष्मा उत्पन्न होना, बहुत सी घटनाएं हैं। इसी तरह चंद्रमा की गति, चंद्रमा की गति, ये सब प्राकृतिक घटनाएं हैं। इसी तरह चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, चंद्र तथा सूर्य ग्रहण, ठीक है। इसी तरह साबुन के बुलबुलों के चमकदार रंग, साबुन के बुलबुले का चमकदार रंग, मतलब आज बहुत सी प्रकृति में घटनाएं घटित होती हैं, तो सभी का अध्ययन करना, तो विज्ञान की वो शाखा क्या कहलाती है? भौतिकी कहलाती है। कि भौतिकी वह विज्ञान है जिसके अंतर्गत हम क्या करते हैं? प्रकृति का अध्ययन करते हैं या प्रकृति में होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, तो क्या कहलाता है? भौतिकी कहलाता है, ठीक है। तो आज प्रकृति की अनेक जटिल घटनाएं सरल नियमों के अनुसार होती हुई प्रतीत होती हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर हम कह सकते हैं सूर्य ग्रहण का एक सरल नियम यह है कि जब चंद्रमा अपनी कक्षा में परिक्रमा करते हुए सूर्य व पृथ्वी के बीच में आ जाता है, चंद्रमा जब अपनी गति करते हुए पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, तो तीनों क्या होते हैं? एक सरल रेखा में हो जाते हैं। पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य क्या होते हैं? तीनों एक सरल रेखा में हो जाते हैं। तो एक सरल रेखा में स्थित होते हैं तो सूर्य ग्रहण दिखाई देता है, ठीक है। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय दिन में भी क्या हो जाता? अंधेरा हो जाता। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि जिस विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति तथा प्रकृति में होने वाली घटनाओं का हम अध्ययन करते हैं, उस विज्ञान को क्या कहते हैं? भौतिकी कहते हैं। अर्थात भौतिकी के अंतर्गत प्रकृति एवं प्रकृति में होने वाली घटनाओं का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो आप जानते हैं कि ये जो ब्रह्मांड है दो चीजों से निर्मित है, द्रव्य और ऊर्जा से निर्मित है। ब्रह्मांड जो है द्रव्य और ऊर्जा से क्या है? निर्मित है। सपोज कर लिए ब्रह्मांड है, तो ये दो चीजों से निर्मित है, एक तो द्रव्य से और दूसरा ऊर्जा से, ठीक। द्रव्य के बारे में आप जानते हैं, द्रव्य क्या करता है? स्थान घेरता है जिसमें द्रव्यमान होता है, ठीक है, जिसका हम प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से अनुभव अपने ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। जैसे उदाहरण के पत्थर, लोहा, सोना, वायु, रुई, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन आदि ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। तो द्रव्य वह है जो क्या करता है? प्रत्येक वह वस्तु जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, स्थान घेरता है, आयतन होता है, ठीक है। अनुभव हम किसके द्वारा करते हैं? ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, ज्ञानेंद्रियों द्वारा
करते हैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, जिसका अनुभव हम ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। कि प्रत्येक वह वस्तु द्रव्य है जिसमें क्या होता है? द्रव्यमान होता है, अर्थात वो स्थान घेरता है, ठीक है, और जिसमें आयतन भी होता है, या जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से करें या अप्रत्यक्ष रूप से करें, तो वो क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। और द्रव्य के अंतर्गत तमाम चीजें आती हैं, बहुत सी चीजें आएंगी, ठीक है। तो उदाहरण के तौर पे आपको बताया गया कि पत्थर, लोहा, सोना, वायु, सोना, ठीक है, जल, अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? द्रव्य के अंतर्गत आते हैं। ऊर्जा क्या होता है? एनर्जी जिसको कहा जाता है, एनर्जी। तो ऊर्जा क्या होता है? कार्य करने की क्षमता। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। कार्य करने की क्षमता को क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो ब्रह्मांड दो चीजों से निर्मित है, एक तो द्रव्य, तो उसमें निहित ऊर्जा, ठीक है। तो ऊर्जा में तमाम तरह की ऊर्जाएं होती हैं, जैसे उसमें ऊर्जा हो गया, प्रकाश उष्मा भी ऊर्जा है, प्रकाश भी ऊर्जा है, ध्वनि भी ऊर्जा है, ठीक है, गतिज ऊर्जा है, वैद्युत ऊर्जा है, चुंबकीय ऊर्जा है, नाभिकीय ऊर्जा है। तो ऊर्जा के बहुत से स्वरूप है, ठीक है। तो ऊर्जा के बहुत से स्वरूप हैं, तो उन सभी का अध्ययन आप अलग अलग चैप्टरों में क्या करेंगे, ठीक है। तो पहले ये माना जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, लेकिन और इनमें कोई परस्पर संबंध नहीं है। पहले माना जाता था कि द्रव्य और ऊर्जा में कोई संबंध नहीं है, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं। लेकिन आइंस्टीन एक वैज्ञानिक हुए, महान वैज्ञानिक आइंस्टीन ने ये अपना एक सिद्धांत दिया, सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं, अर्थात एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। और वो सूत्र क्या होता है? E=mc²। उन्होंने एक फार्मूला दिया, E=mc²। E क्या है? एनर्जी है, जैसे E=mc²। E क्या है? ऊर्जा है। और m क्या है? द्रव्यमान है। और c क्या है? प्रकाश का वेग है। कहीं कहीं डेल्टा m लिखा होता है, तो डेल्टा m का मतलब द्रव्यमान क्षति, मास डिफेक्ट। द्रव्यमान में जो कमी होगी वो किसमें कन्वर्ट हो जाती है? ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो उससे कंफ्यूज मत होइएगा। E कहीं कहीं डेल्टा mc² होता है, E=mc² होता है, ठीक है। तो द्रव्यमान और ऊर्जा एक दूसरे से क्या है? संबंधित है, ठीक है। और c क्या है? प्रकाश का वेग है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, प्रकाश का वेग, ठीक। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि द्रव्यमान को ऊर्जा में बदला जा सकता है, और ऊर्जा को द्रव्यमान में क्या किया जा सकता है? परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात इनमें पारस्परिक संबंध होता है, जिसको गणितीय समीकरण के रूप में प्रदर्शित किया गया, E=mc²। अर्थात कह सकते हैं कि द्रव्यमान और ऊर्जा ये क्या करते हैं? अन्योन्य क्रिया करते हैं, अर्थात ऊर्जा को द्रव्यमान में, द्रव्यमान को ऊर्जा में क्या किया जा सकता है? बदला जा सकता है, ठीक है। तो भौतिकी की परिभाषा इस तरह भी दिया जा सकता है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, थोड़ा इसको हम रिपीट करा दे रहे हैं, कि ब्रह्मांड दो चीजों से निर्मित है, द्रव्य और ऊर्जा से, ठीक है। द्रव्य के बारे में जानते हैं कि प्रत्येक वह वस्तु जिसमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरता है, अर्थात उसमें आयतन होता है, और जिसका अनुभव हम अपनी ज्ञानेंद्रियों द्वारा करते हैं, चाहे वो प्रत्यक्ष रूप से चाहे अप्रत्यक्ष रूप से, क्या कहलाता है? द्रव्य कहलाता है। ऊर्जा क्या है? कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं, ठीक है। तो प्रत्येक वस्तु में क्या होती है? ऊर्जा निहित होती है। वो आपको ये भी मालूम होगा, पिछले कक्षाओं में पढ़ाया गया होगा, ऊर्जा नष्ट नहीं होती है, बल्कि ऊर्जा का रूपांतरण होता है। ऊर्जा एक रूप से दूसरे रूप में क्या हो जाती है? कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो कार्य करने की क्षमता को हम क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। तो प्रारंभ में माना जा रहा था कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते हैं, अर्थात इनमें कोई संबंध नहीं होता है। लेकिन एक वैज्ञानिक
ने, महान वैज्ञानिक थे आइंस्टीन ने एक सिद्धांत दिया था। कौन सा सिद्धांत दिया था? सापेक्षिकता का सिद्धांत दिया था, सापेक्षिकता का सिद्धांत। तो इस सिद्धांत के अनुसार उन्होंने बताया कि द्रव्य और ऊर्जा एक दूसरे से क्या है? संबंधित हैं। अर्थात इनमें क्या होती है? अन्योन्य क्रिया होती है। अन्योन्य क्रिया का मतलब क्या हो? द्रव्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है, ऊर्जा को द्रव्य में बदला जा सकता है। और इस आधार पर इन्होंने एक गणितीय समीकरण दिया। वो समीकरण क्या है? E = mc², जहां E क्या है? एनर्जी है, ऊर्जा है, m क्या है? द्रव्यमान है, और c क्या है? प्रकाश का वेग। ठीक है। तो इस आधार पर जो नई परिभाषा भौतिकी की आया कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, लिख दे रहे हैं, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, इस नीचे लिख दे रहे हैं, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा द्रव्यमान, जिसमें ऊर्जा द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं का मतलब हुआ यहाँ पे द्रव्यमान को ऊर्जा में, ऊर्जा को द्रव्यमान में परिवर्तित किया जा सकता है। उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, तथा रूपांतरण का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। ठीक है कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें हम ऊर्जा द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। तो सीधे सिंपली साधारण रूप से आप जानिए कि भौतिकी के अंतर्गत हम किसका अध्ययन करेंगे? प्रकृति का अध्ययन करेंगे और उनमें होने वाली घटनाओं का अध्ययन करते हैं, अर्थात प्राकृतिक घटनाओं का अध्ययन करते हैं। और जब आइंस्टीन ने सापेक्षिकता के सिद्धांत से E = mc² का फार्मूला दिया, तो इस आधार पर भौतिकी की एक नई परिभाषा आया कि भौतिकी विज्ञान की वह शाखा है जिसमें ऊर्जा द्रव्यमान तथा उनकी अन्योन्य क्रियाओं या उनमें होने वाली अन्योन्य क्रियाओं तथा रूपांतरण का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। क्या कहलाता है? भौतिक विज्ञान कहलाता है। ठीक है। अब भौतिकी का कार्य क्षेत्र अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है।